लेट्स स्टार्ट केमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं? ओपन चेन, क्लोज चेन। क्लोज चेन में भी कई टाइप थे। सिंपल क्लोज चेन हो गए या फिर एरोमेटिक हो गए। एरोमेटिक में भी जो बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स है या फिर नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। क्लोज चेन में भी होमोजीनियस, नॉन हेट्रोजीनियस एरोमेटिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक उनको बोलते हैं। तो इस तरह से लास्ट क्लास में हमने ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा। अभी आज अपन शुरू करेंगे जो IUPAC सिस्टम है अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने का, उसके बारे में पढ़ेंगे हम कि किस तरह से अलग अलग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम नाम दे सकते हैं, उनका नामकरण कर सकते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे नॉमनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नॉमनक्लेचर से पहले एक दो छोटे छोटे डेफिनेशंस ले लेते हैं। एक डेफिनेशन है फंक्शनल ग्रुप। देखो क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। फंक्शनल ग्रुप हिंदी में इसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? देखो, फंक्शनल ग्रुप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ा हुआ कोई एटम या एटम्स का ग्रुप जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इसे स्पेसिफाई होती है, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है हमें। जैसे कई तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे मैं ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड बनाऊं तो CH3, CH2, CH2, मान लो COOH, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ COOH। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना, ये मान लो एक हाइड्रोकार्बन हो गया। तो इस हाइड्रोकार्बन के साथ जब ये COH अटैच हुआ है तो अब इसकी जो भी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के जुड़ने से डिसाइड होगी। ये कार्बोक्सिलिक एसिड डिसाइड करेगा कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो भी प्रॉपर्टीज है इसकी, वो क्या होनी चाहिए। या फिर जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3, CH, CH यहाँ पे Cl हो गया और यहाँ पे CH3 हो गया। तो ये क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया यहाँ पे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये क्लोरीन क्या करेगा? अब डिसाइड करेगा कि इस कंपाउंड की, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज any atom or group of atoms which is attached on organic compounds, such that they specify physical and chemical properties of that compound। तो ये इसका डेफिनेशन होता है कि कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक पर इस तरह से जुड़ा हुआ हो जिसके कारण उस यौगिक की भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परिभाषित होते हो, उससे बनते हो। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये एसिड है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे CH3, CH2, CH2 और NH2 जुड़ा होता, मान लो ये जुड़ा होता, इसको बोलते हैं अमीन। तो ये है प्राइमरी एमीन, आगे अपन पढ़ेंगे, ये अमीन है। और एमीन जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, बेस होते हैं।
तो ये बेस है, जबकि आप यहाँ पे जो COH जुड़ा हुआ है उस COH की वजह से ये क्या है, एसिडिक नेचर का है, लेकिन यहाँ पे अमीन जुड़ा हुआ है, जब NH जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, बेस है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो ऐसा भी हो सकता है तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो ये इस तरह का कोई कंपाउंड हो गया CH3 CH2 और CH2 बाद में यहाँ पे जोड़ दिया OH, तो ये क्या है, ये अल्कोहल होता है, अल्कोहल बोलते हैं इसको। और अल्कोहल जो होता है एसिडिक नेचर होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वीक एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा वीक एसिडिक होता है। देखो एसिड और बेस के बारे में और ज़्यादा अपन पढ़ेंगे आगे, अपना एक चैप्टर इक्विलिब्रियम। एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं, तो यहाँ पे H हमें मिलेगा यहाँ पे OH से, तो ये एसिडिक नेचर का है, लेकिन बहुत ही वीक एसिडिक नेचर का होता है। तो इस तरह से जो हमारा मेन हाइड्रोकार्बन है या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके साथ कोई ग्रुप ऐसे लगा हुआ हो, या फिर एक एटम हो सकता है, जैसे मान लो ये तो हो गया एटम, या फिर ग्रुप ऑफ एटम, है ना, कोई एक एटम हो गया और उनका या फिर समूह हो गया, जब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ जाता है तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है कि भाई ये एसिडिक नेचर होगी, बेसिक नेचर होगी, गैसियस मीडियम होगा, गैस होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो एक काम की डेफिनेशन है वो है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज। देखो ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जैसे ये जो सीरीज बन रही है ना, जैसे CH3 हो गया, CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH2, इस तरह से जैसे चलता जाएगा आगे की ओर, तो इसी सीरीज को क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या हो जाएगी, इन हाइड्रोकार्बन्स a series of carbon atoms या a series of carbon and hydrogen atoms which differ by CH2 is called homologous series। तो हाइड्रोकार्बन्स में ऐसी एक श्रेणी, ऐसा एक सीरीज जो CH2 मॉलिक्यूल्स के द्वारा, CH2 के द्वारा सेपरेटेड है, CH2 से डिफरेंशिएट होते हैं, वो सीरीज क्या कहलाती है, होमोलोगस सीरीज कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगी, द सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, द सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन which the series of हाइड्रोकार्बन या फिर सीरीज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स which differ by CH2 molecule या फिर CH2 molecule is called homologous series। homologous series, तो इसे होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ये इसका डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई बड़ा डेफिनेशन नहीं है। CH3 CH2 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 इस तरह से जो सीरीज चलती है वो क्या कहलाती है, होमोलोगस सीरीज कहलाती है। आई बात समझ में? ठीक है, ये सीरीज होती है होमोलोगस सीरीज। तो ये डेफिनेशन हो गई। अब जो नेक्स्ट पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं, ये अपन को डेफिनेशंस ध्यान में रखनी है। जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है सेकंड और थर्ड में CH2 का डिफरेंस क्या है? सेकंड और थर्ड में, इसमें देखो यहाँ से आगे जब बढ़ रहे हैं, जैसे एक हो गया तो एक को तो सीरीज नहीं बोलेंगे, एक से दो हो गया, दो से तीन, तीन से चार, इस तरह से बढ़ती जाएगी ना जो CH2 के डिफरेंस की वजह से। हालांकि अगर ये लें अपन जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन में तो CH2 का डिफरेंस लिया जाता है, लेकिन ये ले लो, मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 फिर CH2 बॉन्ड CH3, तो यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है, तो क्या इसको अपन सीरीज नहीं बोलेंगे? ये सर होमोलोगस सीरीज की बात कर रहे हैं। हाँ, होमोलोगस सीरीज में जो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, जैसे यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, तो यहाँ पे इतना पार्ट होमोलोगस सीरीज नहीं कहलाएगा, इतना पार्ट होमोलोगस सीरीज कहलाएगा। जैसे ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ये होमोलोगस सीरीज है। लेकिन उनमें सर CH2 का डिफरेंस तो है नहीं। किस में नहीं है?
सर इस पूरा सीरीज में है ना, ये CH3 फिर CH2 हो गया, फिर CH2 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 आगे डिफरेंस चल रहा है ना। तो सर CH2 का डिफरेंस थोड़ी है। हाँ, बीच में CH2 आ रहा है ना, जो CH2 आ रहा है वही तो डिफरेंस है, एक एटम से दूसरे एटम के बीच में जा रहे हैं, तो बीच में कौन है, CH2। सर अगर 3, 5 और 7 हो तो उनमें अपन बोलते हैं दो दो का डिफरेंस है। 3 5 7 क्या। सर जैसे 3, 5, 7 ऐसे कोई सीरीज है तो अपन उसमें बोलते हैं कि उनका डिफरेंस 2 है। सर तो इसमें तो सर डिफरेंस CH2 का है नहीं। CH3 से सर इसका यहाँ पे जा सर रहे हो, देखो होमोलोगस सीरीज तो ऐसे बनेगी ना, CH3 जैसे फिर C2H5 फिर C3H7। CH3 से आगे बढ़े CH2 ऐड हुआ, फिर आगे बढ़े CH2 ऐड हुआ, फिर आगे बढ़े CH2 ऐड हुआ। सर ऐड तो हो ही नहीं रहा। ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये स्ट्रक्चरल एडिशन है। स्ट्रक्चरली ऐड कर रहे हैं, मैथमेटिकली ऐड नहीं कर रहे कि मैथमेटिकली हम डिफरेंस और एडिशन वैसे समझे। बहुत ही सिंपल सी बात है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अपन को नहीं सोचना है इसमें। बहुत ही सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चरल एडिशन हो रहा है CH2 ग्रुप का, कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं CH2 ग्रुप आया, फिर CH2 ग्रुप आया, फिर CH2 ग्रुप आया। तो ये स्ट्रक्चरल एडिशन है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है होमोलोगस सीरीज में। जो कार्बन और हाइड्रोजन की एक सीरीज है, हाइड्रोकार्बन्स की एक सीरीज है, उसमें CH2 ग्रुप का केवल डिफरेंस है। ज़्यादा इतना कोई बड़ी बात नहीं है, जो सिंपल हमारी जो कार्बन की जो चेन चलती है वही क्या है, एक तरह से होमोलोगस सीरीज है। कार्बन की चेन होगी हमारी हाइड्रोकार्बन्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उनमें। ठीक है, अब अपन से लेते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर में, नामकरण में, ये हो गया नामकरण। तो सबसे पहले जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खोजे गए थे उनकी संख्या कम थी, वो कम ही मौजूद थे। तो सबसे पहले ऐसे ही रैंडमली, जैसा जहाँ पे पाया गया है उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, तो सोर्स ऑफ ओरिजिन के आधार पे क्या कर दिए गए थे, नाम दे दिए गए थे। जैसे फार्मिक एसिड है, तो वो फार्मिका यानी कि आंट से मिला था, चींटियों से मिला था, तो उस वजह से उसको फार्मिक एसिड बोला गया। ठीक है, और इस तरह से बंक मिस्टर फुलरीन, एक बंक मिस्टर फुलरीन नाम का साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था, तो उसको बंक मिस्टर फुलरीन ही नाम दिया गया और आज भी दिया गया है। तो इनको बोलते हैं कॉमन और ट्रिवियल नेम। कॉमन और ट्रिवियल नेम क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्स के आधार पे इनिशियली दिए गए थे, और वो नाम ऐसे अच्छे यूनिक नाम थे, कैची नाम थे। और वो हमारा जो IUPAC सिस्टम है, जो IUPAC ने पूरे रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से नामकरण किया। मान लो IUPAC से कोई नाम बहुत बड़ा आ रहा है, और बहुत बड़ा आ रहा है, जैसे ऑक्सोफिनॉल या फिर ऑक्सो बेंजीन, इस तरह से आ रहा है। जैसे बेंजीन हो गया तो साइक्लो हेक्सीन टाइप का होता है, उसमें भी 1 2 3 टाइइन होएगा। वो बहुत बड़ा नाम हो गया, उसकी जगह क्या ले लिया, बेंजीन, जो शुरू से नाम चल रहा था बेंजीन, वो ले लिया। तो पूरा जो नॉमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कुछ नाम इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि पहले जब शुरुआत में दिया गया तो उसी तरह से दिया गया, बाद में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे। तो स्टार्टिंग में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण था वो कैसे दिया जाता था, कि उनके सोर्स ऑफ ओरिजिन से उनका नाम दे दिया जाता था, कि उनका पैदावार कहाँ पे हुई है, या फिर वो कहाँ से आए हैं। तो पहला पॉइंट, कि इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर गिवन नेम, इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स were named from their origin। तो जहां से उनकी उत्पत्ति होती थी वहीं से क्या करते थे, उनका नामकरण कर देते थे। इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर नेम्ड आफ्टर देयर ओरिजिन या फ्रॉम देयर ओरिजिन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फार्मिक एसिड होता है, फार्मिक एसिड, फॉर्मिक होता है। हाँ फॉर्मिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ठीक है, ये फार्मिक एसिड आया कहाँ से, ये फार्मिका से आया है, और फार्मिका लैटिन वर्ड है
लैटिन वर्ड है किसके लिए? आंट्स के लिए। जो चींटियां होती है उनमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक आंट को अपन लैटिन वर्ड क्या इसका? फार्मिका। फार्मिक से क्या आ गया? ये फॉर्मिक एसिड हो गया, HCOH ये हो गया था, तो इस वजह से फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इसको, और आज भी फॉर्मिक एसिड ही बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड ज्यादा फेमस नाम है इसका। तो ये उसके ओरिजिन पे दिया गया। और एग्जाम्पल है जैसे C16 एक संरचना होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, एक फुटबॉल के जैसी, उसको बोलते हैं बंक मिंस्टर फुलरीन। बंक मिनिस्टर, सर ये तो कार्बन का वो है ना, हाँ आइसोटोप होता सर है, एलोट्रोप होता है, फ्लोरीन। तो बंक्स मिस्टर फुलरीन होता है। ये बंक मिस्टर फुलरीन आज भी इसका यही नाम है, क्योंकि 60 कार्बन की जो कोई भी चेन वगैरह होगी इस तरह से कॉम्प्लेक्स होती है, उसको नामकरण देना, उसका नाम देना बहुत पॉसिबल नहीं है, आसान नहीं है। तो इस वजह से आज भी इसको बंक मिस्टर फुलरीन ही बोलते हैं। ये तो साइंटिस्ट के नाम हाँ, पर ये साइंटिस्ट के नाम पर है। तो इनिशियली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनके नाम, उनके सोर्स ऑफ ओरिजिन वो साइंटिस्ट भी तो सोर्स ऑफ ओरिजिन ही हो गया, हालांकि उसने बनाया नहीं है पर डिस्कवरी तो की है। तो कुछ साइंटिस्ट ने अपना नाम दे दिया उन एलिमेंट, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, या फिर उनके कुछ जो सोर्स ऑफ ओरिजिन थे उनसे नाम दे दिया गया, या फिर पहले से ऑलरेडी हिस्टोरिकली चलन में थे, है ना, हिस्टोरिकली उनको कोई नाम से बताया बोला जा रहा होगा, तो वो ही चलते गए। जैसे कास्टिक सोडा हो गया, ये बहुत ही पहले से नाम चलते आ रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, तो वो हिस्टोरिकली चलता आ रहा था, तो वहीं से ही वो चलना शुरू हो गया, उसी को साइंस ने भी एडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये जो नाम होते हैं इनको अपन बोलते हैं कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम। दीज टाइप ऑफ नेम्स आर कॉल्ड, these type these types of names are called common name और ट्राइवियल नेम। इनको कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम बोलते हैं कॉमनली, क्योंकि ये फेमस हुए थे इस तरह से, तो ये कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम हो गए। जैसे और भी एग्जांपल है, बेंजीन हो गया, है ना, सैलिसिलिक एसिड हो गया, ऑयल क्लोराइड हो गया, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बेंजीन जैसे हो गया, तो बेंजीन भी एक कॉमन नेम ही है ना। तो इस तरह के बहुत सारे आगे नाम अपन को देखने को मिलेंगे, ट्राइवियल नेम और कॉमन नेम मिलेंगे। मैं एक लिस्ट बता देता हूँ जो अपने बुक में दी हुई है, कॉमन नेम जो कि अपन को ध्यान में रखने हैं। जैसे कुछ एक कॉमन नेम, इंपॉर्टेंट कॉमन नेम की लिस्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट कॉमन नेम जो हमें याद रहने चाहिए हमेशा। जैसे इंपॉर्टेंट कॉमन नेम में सबसे पहले CH4 है, इसका कॉमन नेम हो जाता है मैथेन। ये मैथेन इसका कॉमन नेम पहले से ही चलता आ रहा था, बाद में IUPAC में भी इसका कॉमन नेम यही रखा गया। सेकंड, मान लो इस तरह से कोई CH3, CH2, CH2 और CH3, इसका जो कॉमन नेम था वो था नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन इसको बोला जाता था, जो बाद में भी एन ब्यूटेन से ही इसको काफी फेमस नाम है, ये भी इसी से जानते हैं। तो वैसे आईयूपीएसी नेम ही है, IUPAC नेम ही है, IUPAC नेम इसका खाली ब्यूटेन है, ये ट्रिवियल नेम है, कॉमन नेम है। और नेक्स्ट हो गया जैसे CH3, C, CH3, CH2, CH3, इस तरह से ये हो गया यहाँ पे CH, तो इसे बोला जाता है आइसोब्यूटेन। ये आइसोब्यूटेन होता है, ये आइसोब्यूटेन होता है। और अगर मान लो इस तरह से हो CH3, C और यहाँ पे भी CH3, फिर यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, तो इसको बोलते हैं नियो 1 2 3 और 5, नियो पेंटेन बोलते हैं इसको, नियो पेंटेन। तो ये इसका एक ट्रिवियल नेम है, कॉमन नेम है, जो हमें याद रहना चाहिए। और देखो कुछ और नाम लेते हैं, जैसे नाम हो गया CH3, CH2, CH2OH, तो इसका नाम होता है नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। तो ये भी इसका एक कॉमन नेम है, एन प्रोपिल अल्कोहल, ये याद रखना है। HCHO ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और इसका नॉर्मल नेम था फॉर्म एल्डिहाइड, ये हमें ध्यान रखना है नाम।
और देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका कॉमन या फिर जो ट्रेवियल नेम है वो होता है एसीटोन, एसीटोन, ठीक है। ये एसीटोन हो गया। और देखो CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, काफी फेमस नाम है क्लोरोफॉर्म। CH3COOH, ये होता है एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड, CH3COH एसिटिक एसिड होता है। तो ये नाम ध्यान में रखना है, हमारा में कॉमन नेम है। और देखते हैं नेक्स्ट है C6H6, C6H6, इसको बोलते हैं बेंजीन, बेंजीन। और इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे भी दी, इसको लिखते हैं अपन, जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है बेंजीन की, ओके। C6H5OCH3, यानी कि बेंजीन रिंग पे देखो OCH3 लगा हुआ है, ये बेंजीन रिंग है और इस पे OCH3 लगा हुआ है, इस तरह का कंपाउंड है ये, OCH3 है। तो इसका जो कॉमन नेम होता है इसको बोलते हैं एनीसोल, एनीसोल इसका कॉमन नेम होता है। अगर बेंजीन रिंग पे C6H5NH2 लगा दिया जाए, ठीक है, जैसे बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप लगा दिया जाए, अमीन लगा दिया जाए यहाँ पे NH2, तो इसको बोलते हैं एनिलीन, इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन। और देखो, और अगर मान लो इस तरह से हो C6H5COCH3, इसका स्ट्रक्चर देखना ये कैसा है, इस पे बेंजीन रिंग पे एसिटो ग्रुप लगा हुआ है, जैसे ये बेंजीन रिंग हो गई, इस रिंग पे C डबल बॉन्ड O CH3 लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाता है एसीटोफिनोन, इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन, ठीक है, ये एसीटोफिनोन है। और एग्जाम्पल CH3O CH2 CH3। अगर मान लो दो कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाए तो इसको ईथर बोलते हैं, ये हो जाता है मैथिल एथिल ईथर, या फिर इथाइल को पहले लेंगे हम, इसको बोलते हैं इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है जो हमें हमेशा ध्यान में रखने हैं। CH4 हो गया, मैथेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन, नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा एनिसोल, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा एनिलीन, बेंजीन के ऊपर COCH3 लगा एसिटोफिनोन, और ईथर है, ईथर पे CH3 और CH2 CH3 इस तरफ लगाए तो इसको डाई एथिल मैथिल ईथर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन नेम्स हैं जो हमें हमेशा पता रहना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लेते हैं, अब हम लेते हैं, ये तो कॉमन नेम हो गए और ट्रिवियल नेम्स हो गए, और अलग अलग चैप्टर्स में और ज़्यादा नाम आते रहेंगे, सैलिसिलिक एसिड आ जाएगा, कभी सैलिसिलएल्डिहाइड आ जाएगा, और वहाँ पे हम इस तरह के कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम्स और देखते रहेंगे। जो मेन है अपना इस चैप्टर में जो नॉमेनक्लेचर सीखना चाहिए हमें, वो है IUPAC, क्योंकि देखो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इतनी पॉसिबिलिटीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म होने की, बाद में इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब मिले थे तो फिर एक बहुत डिफिकल्ट हो गया था हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम अपने से देना, अपने से उसको पहचानना, तो इस वजह से बहुत दिक्कत आती थी, और इतने सारे नाम याद भी रखना मुश्किल है ना। तो क्या किया गया था, कुछ रूल्स बनाए गए थे कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम दोगे, और उन रूल्स को अगर हम याद कर लेते हैं, बहुत ही कम कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को अगर याद कर लेते हम तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आसानी से दे सकते हैं। तो इसमें एक नोट हो जाएगा कि कॉमन नेम्स were not possible for giving to all organic compounds as organic number of organic compounds increased for this discovery। उनकी जो डिस्कवरी का नंबर है जब बड़ा था, कि जो खोज हो रही थी
वो और ज्यादा बढ़ने लगा था, तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देना पॉसिबल नहीं रहा। तो एज सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपाउंड दो जगह मिल गया हो, नंबर ऑफ नहीं कंपाउंड्स दो जगह मिल गए हो तो अलग अलग लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कंपाउंड वही नहीं है क्या, है ना। उस टेस्ट के बाद वेरीफाई होता है कि अच्छा ये नया कंपाउंड बना है, कोई नया कंपाउंड मिला है, नया एलिमेंट मिला है। तो सर जैसे मान लो कि एक कंपाउंड, जैसे मान लो मीथेन है, वो इंडिया में भी उसी टाइम पे मिला जिस टाइम पे यूएसए में मिला, तो इंडिया वालों ने अपने यहाँ के हिसाब से नाम रख दिया, उन्होंने अपने हिसाब से नाम रख दिया। हो सकता है ऐसे कंट्रोवर्शियल केसेस देख सकते हैं अपन। तो एज नंबर ऑफ डिस्कवरी फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड increased, it became difficult to give common name to each compound। तो हर एक कंपाउंड को कोई कॉमन नेम देना काफी डिफिकल्ट हो गया था। तो इस वजह से क्या हुआ, जो IUPAC है उसने एक सेट्स ऑफ रूल बनाया, और उसी सेट्स ऑफ रूल से हम जो है हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए क्या किया गया, IUPAC गेव रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी IUPAC gave certain rules for naming organic compounds। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए उन्होंने कुछ रूल्स दिए। तो IUPAC है क्या, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की एक संस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशन है ये। केमिस्ट्री के जितने भी बढ़िया साइंटिस्ट होते हैं, ईमानदार साइंटिस्ट होते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो ये डिसाइड करता है कि केमिस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे। जैसे एक गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट नियम बनाती है, उसी के अकॉर्डिंग जितने भी जो उस देश के कंट्री के लोग बाग होते हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए चलते हैं। वैसे ही ऑर्गेनिक की भी एक संस्था है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी संस्था है, या फिर पूरी केमिस्ट्री की एक संस्था है IUPAC। वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है कि भाई इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आप केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करोगे, यानी केमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो डेवलप करोगे ताकि हर कोई उसको आसानी से समझ सके। तो IUPAC ने क्या किया, कुछ सर्टेन रूल्स बनाए। उन रूल्स में क्या था, सबसे पहला जो रूल्स हैं अपन वो रूल्स लिखना शुरू करेंगे। रूल्स क्या क्या हैं IUPAC नामकरण के, तो रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर। सबसे जो पहला रूल होता है वो ये होता है कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, उन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए एक रूट वर्ड यूज होता है। जैसे एक कार्बन हो तो उसके लिए मैथ, 2 कार्बन हो तो एथ, 3 हो तो प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। तो ये इतने वर्ड्स यूज होते हैं, रूट वर्ड्स यूज होते हैं फॉर नंबर ऑफ कार्बन्स। फॉर नंबर ऑफ कार्बन्स root words are used। तो नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए हम रूट वर्ड यानी कि जो मेन शब्द है वो उपयोग में कैसे लेते हैं। जैसे एक कार्बन हो 1 कार्बन है अगर, तो उसके लिए अपन जो रूट वर्ड है, ये तो हो गया नंबर ऑफ कार्बन। मैं इसकी टेबल बना देता हूँ। एक तरफ तो ले लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन, और उस नंबर ऑफ कार्बन के लिए जो रूट वर्ड यूज होगा उसको ले लेते हैं, वो वर्ड क्या यूज होता है। जैसे नंबर ऑफ कार्बन मान लो 1 है तो ये हो जाता है मैथ। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 है तो
एथ, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, एथ में ई नहीं आएगा, एथ। नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हैग्स, 7 है तो, 7 है तो क्या, हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, ठीक है। ये रूट वर्ड्स यूज होते हैं नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे। एक है तो मैथ, जेई में तो और भी आगे के आए हुए हैं सर सवाल, और भी आगे क्या है, चलो और भी आगे के ले लेंगे। अभी अपन को एक बार इतने ही याद करते हैं, जब मैं शीट दूंगा उसमें क्वेश्चंस देखेंगे तो उस टाइम देखेंगे। उसमें सर अनडेक और डोटेक के भी आए हुए हैं। अच्छा, 11 में क्या है, अनडेक, 11 हो जाएगा अनडेक और 12 हो जाएगा डोडेक, ठीक है। तो ये मेन अभी टेबल अपन को ध्यान में रखनी है, 10 तक याद रखो। 11 में अनडेक और डोडेक, उसमें जब शीट में जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें। तो ये सबसे पहला रूल है कि नंबर ऑफ कार्बन्स फॉर रूट वर्ड्स आर यूज। तो ये हमें नंबर ऑफ कार्बन्स जो है रूट वर्ड्स के लिए याद करना है, ये हमें पता होना चाहिए। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। तो ये एक कार्बन के लिए मैथ, एथ। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे सारे अगर सिंगल कार्बन हो, जैसे एल्केन्स होंगे, एल्केन्स क्या होंगे, जिनमें सभी में सिंगल कार्बन हो, सारी कार्बन की वैलेंसी सिंगल वैलेंसी से पूरी हो, तो उसमें एक कार्बन होगा CH4 होगा तो उसको मैथ एन बोलेंगे। और 2 कार्बन हो तो एथेन बोलेंगे, 3 कार्बन के केस में प्रोपेन बोलेंगे, है ना। तो इसमें आगे जो रूल्स रहेंगे, वैसे अपन आज एक ही रूल पढ़ते हैं, इसके आगे काफी सारे रूल्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स रूल्स आएंगे, जिन रूल्स को याद करने पे, उनको समझने पे हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका नॉमेनक्लेचर बना सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। तो सिंगल बॉन्ड में तो मेथेन बन जाएगा। ठीक है, तो आज अपन इतने ही रखते हैं। यहाँ से आगे कल जो है और रूल्स पढ़ेंगे।